हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है EWS 8 लाख इनकम कैप रीजनेबिलिटी टेस्ट। ये टॉपिक रिलेटेड है एक्चुअली इस इशू से कि रिसेंटली में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कमेंट किया गया था कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उस सेक्शन को डिसाइड करने के लिए जो सरकार ने इकोनॉमिक क्राइटेरिया सेट कर रखा है, जो जिसकी लिमिट उन्होंने डिसाइड कर रखी है 8 लाख रुपीज, ये फिजिबल है कि नहीं है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सवाल ये पूछा जा रहा था कि जो ओबीसी है, ओबीसी को भी हम लोग रिजर्वेशन देने के लिए दो लेयर्स में बांटते हैं। एक होता है अपना क्रीमी लेयर और दूसरा लेयर कहलाता है अपना नॉन क्रीमी लेयर। तो जो आपके नॉन क्रीमी लेयर वाले लोग होते हैं या क्रीमी लेयर वाले जो लोग हैं, उनके बीच में भी जो डिफरेंस है उसको भी इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे ही यहाँ पे मेजर किया जाता है। और वहां पे भी जो इनकम लेवल है वो आपका 8 लाख रुपीज ही है। राइट। तो ईडब्ल्यूएस को डिसाइड करने के लिए भी अमाउंट सेम है, ओबीसी को भी नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर में डिसाइड करने के लिए अमाउंट सेम है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ओबीसी तो वो सेक्शन है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिनकी एक हिस्ट्री है सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को लेकर के। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में जो भी लोग क्लासिफाई किए जा रहे हैं वो हिस्टोरिकली सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं थे। तो फिर यहाँ पर दोनों को सेम इनकम क्राइटेरिया के बेसिस पे क्यों जज किया जा रहा है? और यहाँ पर कोर्ट के द्वारा यही पूछा जा रहा है कि जो आपका सेंटर ने प्रोविजंस किए हैं रिजर्वेशन देने के लिए आर्टिकल 15 में और आर्टिकल 16 में, उस प्रोविजन के पीछे की रीजनेबिलिटी कितनी है, उसी रीजनेबिलिटी को जब यहाँ पे कोर्ट टेस्ट कर रहा है और यहाँ पे सेंटर से जवाब मांग रहा है, तो इसी टेस्ट को हम लोग कहते हैं रीजनेबिलिटी टेस्ट। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आर्टिकल 14 हमारा बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। राइट। और राइट टू इक्वालिटी के साथ साथ ये बात करता है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी की भी। और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ये बात करता है राइट टू इक्वल स्टेटस की भी। यानी कि ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, स्टेट इंश्योर करेगा कि सोसाइटी में इक्वालिटी जो है प्रिवेल कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर स्टेट जो है वो सभी के लिए एक यूनिवर्सल लॉ बना देगा, सभी के लिए एक जैसे ही लॉ बन जाएंगे। ये अगर ऐसा होगा तो ये एकदम लॉजिकल नहीं है। क्यों लॉजिकल नहीं है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो एक परीक्षा होती है, जिस परीक्षा में मान लो फिजिकल कंपटीशन रखा जाता है कोई, और उस फिजिकल कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए जो एक हेल्दी आदमी है, उसे भी वो 500 मीटर की रेस मान लो 6 मिनट में दौड़नी है, और जो अपना हैंडीकैप्ड पर्सन है उसको भी यहाँ पे 500 मीटर की रेस अगर 6 मिनट में ही दौड़नी पड़े, तो हम कहेंगे कि लॉ तो इक्वल है दोनों के लिए। लेकिन इस लॉ का इक्वल इम्प्लीमेंटेशन इन दोनों लोगों के बीच में इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा, यानी कि अनफेयर प्रैक्टिस को बढ़ाएगा। तो इस वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर, या कोई फिजिकल प्रॉब्लम है किसी को, तो वहां पे उसको रिलैक्सेशन यहाँ पे दी जा सकती है। सेम तरह के रिलैक्सेशन एग्जाम्स में भी दी जा सकती है, ताकि वो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जितनी भी उसको ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है वो ले करके एक फेयर मैनर में कॉम्पीट कर सके एक हेल्दी कैंडिडेट से। तो यहाँ पर आप 6 मिनट वाला क्राइटेरिया, यानी कि 6 मिनट लॉ में आप सेम तरीके से यूनिवर्सली हर किसी पे मेंशन नहीं कर सकते। सेम तरीके से सोसाइटी में डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, और उनमें कुछ कम्युनिटीज बहुत हाईली एडवांस्ड हैं, कुछ कम्युनिटीज बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। तो इस वजह से सबको हम लोग यूनिवर्सल लॉ से जज नहीं कर सकते। इसी वजह से लॉ जो है वो लॉ इस तरीके से बनाए जाए ताकि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जा सके और बराबर लाया जा सके जो हायर और एडवांस सेक्शंस हैं उनके। तो इस वजह से स्टेट को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह के लॉ को पास करने के लिए। और इसी कारण से हम देखते हैं कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इन सब आर्टिकल्स में रिजर्वेशन के जो प्रोविजंस हैं उसको यहाँ पे मेंशन किया जाता है। राइट। अब वो जो भी लॉ यहाँ पे स्टेट पास करेगा, उस लॉ को एक सर्टेन टेस्ट से पास होना पड़ेगा। वो टेस्ट का नाम ही यहाँ पर रीजनेबिलिटी टेस्ट है। रीजनेबिलिटी टेस्ट का मतलब
जो लॉ पास किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है और किस इशू को एड्रेस करने के लिए किया गया है, किस बेसिस पे किया गया है, और वो कहीं वो लॉ इनइक्वालिटी तो प्रमोट नहीं कर रहा। इसी की जांच करने के लिए जो कोर्ट है, वो कोर्ट यहाँ पर सर्टेन प्रोविजंस को यहाँ पे चेक कर सकता है। तो इसी बेसिस पर कोर्ट यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ओबीसी तो अपना सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, बट ईडब्ल्यूएस पर आप अगर ये बेसिस अप्लाई नहीं हो पाता तो फिर आप दोनों की इनकम लेवल सेम कैसे डिसाइड कर रहे हो उनको कोई भी बेनिफिट देने के लिए। तो इसी की रीजनेबिलिटी टेस्ट जब कोर्ट कर रहा था तो उन्होंने सेंटर से जवाब मांगा, और सेंटर ने इसके बाद जो जवाब दिया उसी को हम लोग आज के सेशन में समझने का काम करेंगे। अब सेंटर ने एक अपनी कमेटी बनाई। कमेटी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो ये इनकम हमने डिसाइड किया है वो एकदम फिजिबल है, और यहाँ पर 8 लाख का क्राइटेरिया भी एकदम रीजनेबल है। अब इन्होंने क्या लॉजिक दिए इसके पीछे उसको हम लोग आगे के इस सेशन में समझेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझने के लिए कि क्या है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का प्रोविजन, और इसके क्या सर्टेन कंडीशन है, और जो सेंटर कह रही है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को हम सेम तरीके से ट्रीट कर रहे हैं रिजर्वेशन देने के लिए। यहाँ पर दोनों के लिए हम अलग अलग क्राइटेरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरियाज अलग अलग कैसे हैं इन सभी कॉन्टेक्स्ट को हम समझेंगे आगे के इस पार्ट में। तो सबसे पहली बात, ईडब्ल्यूएस कोटा है क्या? तो ईडब्ल्यूएस कोटा वो कोटा है जिसमें 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन जो है वो दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। ये कास्ट बेसिस कोटा नहीं था, ये आपका इकोनॉमिक कंडीशन बेसिस कोटा था, जिसमें कुछ सर्टेन क्राइटेरिया डिसाइड किए गए थे, और 10% रिजर्वेशन जो भी इस क्राइटेरिया में लोग लाई करेंगे उनको दिया गया था आपका। और ये रिजर्वेशन का जो प्रोविजन पास किया गया था, ये पास किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, और इसे एनफोर्स किया गया था 2019 में। यानी कि 2021 में ऑलरेडी 2 बार यहाँ पर सेंटर अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग एडमिशंस में, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में इस प्रोविजन का इस्तेमाल कर चुका है। जब ये अमेंडमेंट किया गया तो इसी अमेंडमेंट के प्रोविजन को ऐड किया गया आर्टिकल 15 में एज अ क्लॉज 6। वहां पे ये क्लॉज गवर्नमेंट को एम्पावर करता था ईडब्ल्यूएस सिटीजन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए, जो यहाँ पर उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक और प्राइवेट जॉब्स में यहाँ पर उनको बेनिफिट दे सकता है, और उनके लिए यहाँ पे 10% रिजर्वेशन डिसाइड कर दिया गया था। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में भी रिजर्वेशन उनको मिलेगा ये 10% का। इसके लिए आर्टिकल 16 में जो क्लॉज 6 है वो क्लॉज 6 भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया था। अब जो एडमिशन होंगे उस एडमिशन के प्रोसेस में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया था, और एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स हैं वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और यही था अपना पूरा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके लिए एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोनों लेवल पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन ग्रांट कर दिया गया। अब इसके बाद इस कोटा का सिग्निफिकेंस क्या था? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरुआत में स्पेशल प्रोविजन इस तरह के बनाने के लिए केवल अनुमति दी थी कि इस तरह के प्रोविजन केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए लाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो किसी भी बेनिफिट का, जो अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए स्टेट के द्वारा जितने भी स्टैब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका सही से यूटिलाइजेशन करके अपनी स्थिति नहीं सुधार पाते, उनको एक चांस देने के लिए सरकार ये अमेंडमेंट लेके आई थी। और इस वजह से यहाँ पर ये एक अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम माना गया था यहाँ पर, और यहाँ पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी अपलिफ्टमेंट मिले, इसके लिए ये कोटा पास किया गया था। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये अपलिफ्टमेंट का काम करेगा, सर्टेन सेक्शंस इससे अपलिफ्ट होंगी, और इससे ओवरऑल उनकी कैपेसिटी बिल्ड होगी, अर्न करने की कैपेसिटी बिल्ड होगी, और ओवरऑल सोसाइटी की ग्रोथ होगी। इस रैशनैलिटी के साथ गवर्नमेंट इस कोटा को लेकर के आई थी। अब कौन लोग लाई करेंगे इस कोटा के अंदर, क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया, कौन लोग कहलाएंगे यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसको देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एनुअल इनकम को लेकर के लिमिट लगा दी गई। ये लिमिट है आपकी 8 लाख रुपए की, और यहाँ पर अगर इससे ऊपर किसी की भी इनकम है तो वो ईडब्ल्यूएस कोटा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अब ये जो इनकम है, इस इनकम में यहाँ पर सैलरी वाला इनकम, बिजनेस से हुआ इनकम, एग्रीकल्चर से इनकम, या किसी भी ट्रेडिशनल आप आर्ट प्रैक्टिस करते हैं उससे हुआ इनकम, सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। और उस इनकम
के बेसिस पर अगर आपकी इनकम 8 लाख से ऊपर पहुंच रही है तो फिर भाई आप ईडब्ल्यूएस कोटा का फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर कैसे आपकी इनकम जज की जाती है, तो ये जज की जाती है जब आपने अप्लाई किया है क्राइटेरिया के लिए, तो उससे 1 साल पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से अपनी फैमिली की जो इनकम है ओवरऑल, या एप्लीकेंट्स की जो इनकम है यहाँ पर, या जो पेरेंट्स की इनकम है यहाँ पर, उसको देखा जाता है और उस बेसिस पे यहाँ पर डिसाइड किया जाता है भाई कि आप लाई करेंगे कि नहीं लाई करेंगे इस क्राइटेरिया में। दूसरी बात, अगर आपके पास 5 से ज्यादा एकड़ में एग्रीकल्चरल लैंड है, या रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट से ऊपर का है, या एक रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर का है फ्यू सिलेक्टेड नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर, या एक रेसिडेंशियल प्लॉट जिसका साइज 200 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है दूसरे अदर एरियाज में, अगर इनमें से भी अगर आप किसी भी एक क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं और आप के पास इनमें से कोई सा भी एसेट अगर आप पॉजेस कर रहे हैं, तो भी आप ईडब्ल्यूएस के जो पूल से वो आपको बाहर कर दिया जाएगा और आप इस कोटा का फायदा नहीं उठा सकते। तो इनकम के साथ साथ ये इस तरह के सेफ्टी नेट भी लगाए गए हैं यहाँ पर सही लोगों को क्लासिफाई करने के लिए कि वास्तविक में कौन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या नहीं है। अब देखो, यहाँ पर जो कमेटी सेटअप की गई थी उनके द्वारा ये कहना था कि भाई ये जो क्राइटेरिया है वो एकदम फिजिबल है, हमने एकदम सही एक क्राइटेरिया रखा है। तो कैसे वो कह रहे हैं इस बात को, वो कह रहे हैं कि भाई इनकम भले ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी का जो इनकम है यहां पर 8 लाख, उसमें सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम या एग्रीकल्चर इनकम ये सब काउंट नहीं होता है। और ये सब काउंट नहीं होता है तो इस इनकम को ऐड नहीं किया जा सकता उनका ओवरऑल 8 लाख रुपए वाला अमाउंट कैलकुलेट करते समय पर। तो इस तरीके से जो ओबीसी है उनको बेटर प्रोटेक्शन मिली है, और जो अपना यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है उनको कम प्रोटेक्शन मिली है। तो सेम पैरामीटर पे यहाँ पे मेजर हम नहीं कर रहे हैं, सरकार के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी का ये कहना है। दूसरी बात, उनका ये भी कहना है कि इस तरह के भी ऐसे सेफ्टी नेट्स नहीं लगाए गए हैं यहाँ पर ओबीसी के केस में। ओबीसी के केस में इस तरह के क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। तो 8 लाख का अमाउंट सेम होने से कुछ नहीं होता, जिस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटा उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ये प्रोविजंस ओबीसी के ऊपर हम लोग बिल्कुल भी एनफोर्स नहीं करते, तो ओबीसी को बेटर प्रोटेक्शन मिलती है इन कंपैरिजन टू ईडब्ल्यूएस, और इस वजह से ये जो अमाउंट है वो अमाउंट अपना एकदम फिजिबल है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे कमेटी के द्वारा। और इस तरीके से इस अमाउंट को डिफेंड कर रही है गवर्नमेंट, और उन्होंने एक इसी चक्कर में एफिडेविट कोर्ट को सौंप दिया है कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद। अब इसके बाद कोर्ट के क्या क्वेश्चन है, देखो सबसे पहली बात, कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के ऑलरेडी काफी सारी कंट्रोवर्सीज देखी जाती हैं। क्या कंट्रोवर्सीज देखी जाती हैं, देखो इंदिरा साहनी केस में ये डिसाइड किया गया था कि जो रिजर्वेशन का जो कैप है वो 50% से ऊपर नहीं जाएगा, राइट। लेकिन जैसे ही 10% कोटा ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में आया, तो यहाँ पर ये जो 50% वाला जो लिमिट है वो ब्रीच हो चुका है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो एकदम घट जाती है। और इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कोर्ट में ये जो सिचुएशन है वो चैलेंज की जाती है, तो इसके ऊपर अभी भी डिस्कशन कंटिन्यूसली चल रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे वही बात कहा जा रहा था कोर्ट के द्वारा कि जो यहाँ पे ओबीसी और जो अपने नॉर्मल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके लिए सेम लिमिट कैसे डिसाइड कर सकते हो आप, जबकि क्राइटेरिया अलग अलग है। तो यहाँ पर वो बात भी आई थी। फिर दूसरी बात यहाँ पर ये था कि ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं वो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से नहीं सफर कर रहे हैं, ओबीसी वाले सफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनकम सेम नहीं हो सकती। अगला कोर्ट के द्वारा ये इश्यू एड्रेस किया जा रहा था कि यहाँ पर जिस तरीके से ओवरऑल ये डाटा कलेक्ट किया गया है एक्सक्लूजन के लिए या इंक्लूजन के लिए, ठीक है, रिजर्वेशन देने के लिए, वो डाटा भी उसमें भी बहुत हद तक रेलेवेंसी नहीं है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन रेलेवेंट डाटा। सो इस वजह से यहां पर उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट जब क्वेश्चंस रेज कर रहा है, तो इस वजह से ईडब्ल्यूएस कोटा जो कोर्ट में चैलेंज्ड है, और इस कारण से कोर्ट ने सवाल पूछा था यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो क्या स्टैंड रखते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के। तो अब करंट में स्टेटस क्या है ईडब्ल्यूएस कोटा का, तो करंट में स्टेटस ये है कि दूसरी साल ये लगातार इंप्लीमेंट हुआ है। अब रिक्रूटमेंट टेस्ट में नजर ये आ रहा है कि जो ओबीसी की कट ऑफ मार्क है
उसके कंपैरिजन में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मार्क कम जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि अभी ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ही कम लोगों ने अप्लाई किया है, जैसे जैसे ये एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएगी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा ओबीसी से। लेकिन अभी इस सिचुएशन में इस सिचुएशन के कारण ओबीसी जो ग्रुप है उसके अंदर काफी असंतोषजनक स्थिति दिख रही है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हमसे कम जा रहा है, इसका मतलब हमसे भी ज्यादा बेनिफिट उन्हें मिल रहा है। सो इस कारण से भी वो ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो चैलेंज किया जाता है। अब ओवरऑल इनकम को तो सेम रखने की बात कही कमिटी ने इस पूरे सिचुएशन में, लेकिन कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन दी है। देखो, सबसे पहली बात तो इनकम वो सेम रखेंगे, लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है जो 5 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव वाला क्राइटेरिया है, ये इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। साथ ही साथ रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया वाला भी जो प्रोविजन है उसको भी हटा दिया जाए। अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट को डिसाइड करने में, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन को डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है इस तरह के क्राइटेरिया के कारण, तो मे भी इसको हटा दिया जाए। लेकिन अगर इस तरीके से हटा दिया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें और डिले होते हुए दिखेंगे। एडमिशंस, एग्जाम्स, इन सब में डिले होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ये डिले ऑलरेडी 2019 के बाद यहाँ पर होते हुए नए प्रोविजंस के कारण दिखे थे। अगर और चेंजेस आए तो मे भी और डिले फेस करना पड़ सकता है। तो ये पैनल का प्रिस्क्रिप्शन है, ये रिकमेंडेशन दी है कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछने पे। और अब हमें वेट करना होगा कि अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस कमिटी के रिकमेंडेशन के बाद क्या कहती है। ये रिकमेंडेशन जो सुप्रीम कोर्ट का रीजनेबिलिटी टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग सही है भी या नहीं है, ये पता चलेगा हमें जब सुप्रीम कोर्ट अब इस इशू पर नेक्स्ट टाइम कमेंट करेगा। तो दोस्तों, ये था आज पूरा का पूरा होलिस्टिक एनालिसिस इस ईडब्ल्यूएस कोटा के अराउंड जितने भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं उसको लेकर के। सो आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया, और अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और स्पेशली उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए आप मानते हैं कि यूजफुल कंटेंट हो सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।